चलिए देखिए, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग के हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्कस कर रहे थे और आपको याद होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग यहाँ तक की बातें डिस्कस कर चुके थे कि भाई जो भी हमारे पास में एनर्जी लेवल डायग्राम है वो किस तरह से रहेगा, ये हमने डिस्कस कर लिया था। और ठीक है, हमने देख लिया था कि भाई हमारे पास में अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर जो है वो लेस देन इक्वल टू 14 है तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होना है, और अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर 14 से ज़्यादा हैं तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होना है। ये हमने ठीक है एक एनर्जी डायग्राम देख लिया था कि भाई इस तरह के फॉर्मेट में बना के देख लिया था, ये कौन सा हमारे पास में बॉन्डिंग है, कौन सा एंटी बॉन्डिंग है, मतलब ये सारी चीज़ हमने एक्सप्लेन की हुई थी। इसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास में अगला जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर को मैं सिंपल BO से रिप्रेजेंट कर दिया करूँगा। तो बॉन्ड ऑर्डर का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर इज NB माइनस NA/2, जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास में जो NB है, NB इज द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होने वाले इलेक्ट्रॉन ये उनके नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। और जो Na मैंने यहाँ लिखा है, आप ये कह सकते हैं Na इज द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो हमारे पास में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो मैंने कहा हमारे लिए क्या है, Na कहे जाएंगे। तो सिंपल है कि भाई हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारे लिए क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ जाएगा। देखो, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि किसी भी स्पीसीज का जो बॉन्ड ऑर्डर है, मान ली हमने कैलकुलेट किया और वो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ग्रेटर देन 0 निकल के आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई उस तरह का जो स्पीसीज है वो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। ठीक है ना, उस तरह का जो भी मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट कर सकता है। भाई वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है या नहीं ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन मैंने कहा थियोरेटिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, ये ज़रूर कहा जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया और बॉन्ड ऑर्डर 0 या 0 से कम आ गया, तो हम सिंपल बिल्कुल साफ शब्दों में ये कह देंगे कि मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मैंने कहा हम उस केस में ये कह सकते हैं कि भाई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपने देखा होगा इस साल नीट 2020 में ही एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, और उसका आंसर हीलियम-2 था क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 निकल के आ रहा था। तो हम यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे और मैंने कहा हम बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे ये बात बता पाएंगे कि भाई कब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है और कब नहीं कर सकता है। वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो एक अलग बात है। दूसरा मैंने कहा हम अगर ठीक है नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करें तो मतलब ये तो सिंपल सी बात है कि भाई मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो लिविस के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स। भाई जो भी नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं वही मेरे लिए क्या कहलाता है, बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। अगर मान लो कहीं पे 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हम कह देंगे भाई 1 है। अगर 2 बॉन्ड हैं तो हम कह देंगे बॉन्ड ऑर्डर 2 है। अगर 3 बॉन्ड है तो हम कह देंगे बॉन्ड ऑर्डर 3 है। मतलब सिंपल हम इस तरह से बता पाते हैं। तो वही मैंने लिखा हुआ है कि इंटीग्रल बॉन्ड ऑर्डर वैल्यूज ऑफ 1, 2 और 3 करस्पॉन्ड टू सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर अगर 2 है तो उसके करस्पॉन्डिंग डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर अगर 3 है तो हम कह सकते हैं भाई उसके करस्पॉन्डिंग जो है हमारे पास में ठीक ऐसा है ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, अगली हम बात करते हैं अबाउट बॉन्ड लेंथ कि भाई क्या बॉन्ड ऑर्डर से हम बॉन्ड लेंथ को रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप सभी को एक बात जो कि याद होगी बढ़िया तरीके से
वो ये थी कि भाई जब हमने सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात की थी तो हम सभी ये बात जानते हैं कि सेम नेचर के अगर बॉन्ड हैं, सेम नेचर के एटम के बीच में अगर बने हुए बॉन्ड हैं तो उसमें सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है, देन डबल और देन ट्रिपल। ये मैंने कहा हमारे पास में हमेशा वैलिड कब होता है, जब बॉन्ड सेम नेचर के एटम्स के बीच बनता है, सेम नेचर बॉन्ड। ठीक है, मैंने कहा ये सेम नेचर बॉन्ड में ऐसा होता है, वरना तो कई जगह ऐसा होता है कि जो हमारे पास में मतलब डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड से बड़ा हो जाता है, लेकिन वो एटम्स फिर अलग अलग होते हैं। तो आप सिंपल कह सकते हैं भाई इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 और इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, सबसे कम है। तो हम कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर रिलेट कर सकते हैं कि भाई जो भी हमारे पास में बॉन्ड लेंथ रहेगी वो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो हमें अगर मान लो बॉन्ड ऑर्डर मालूम है और उसके बेसिस पे मान लो हमें बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी पड़े, तो हम सिंपल कंपेयर कर देंगे, हम बता देंगे भाई जिसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे लिए क्या है ज़्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ हमारे लिए क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन कई केसेस आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाएंगे। अगर बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो गए तो क्या लगता है आपको, बॉन्ड ऑर्डर अगर बराबर होंगे तो बॉन्ड लेंथ भी बराबर हो जाएंगे क्या? नहीं, ऐसा सोचना गलत है। अगर बॉन्ड ऑर्डर बराबर हुए और बॉन्ड लेंथ बराबर हो गए तो हर सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बराबर होनी चाहिए थी, हर डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बराबर होनी चाहिए थी और सिमिलरली हर ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बराबर होनी चाहिए थी। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर है इसका कतई मतलब ये नहीं है कि बॉन्ड लेंथ भी बराबर होंगी, बॉन्ड लेंथ फिर भी डिफर कर सकती हैं। तो फिर हम कैसे देखते हैं, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा उसको देखने का तरीका ये है कि इफ़ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम देन bond length is directly proportional to number of anti bonding electrons। ये बात है जो हमें ध्यान रखनी है। भाई तो आप जानते हो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाती हैं, वो इलेक्ट्रॉन को पास में लाती हैं। जो एंटी बॉन्डिंग है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दूर ले जाते हैं। तो जब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो आप ये कह सकते हैं भाई बॉन्ड भी बड़ा बनेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई जितने ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, उतनी ही ज़्यादा होती है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर बराबर हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे किसी को भी कि भाई बॉन्ड ऑर्डर बराबर तो बॉन्ड लेंथ बराबर। मैंने कहा ऐसा कहना अलाउड नहीं है। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर भाई हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर बराबर है तो जो बॉन्ड लेंथ है वो किस पर डिपेंड करेगी, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पर। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। हाँ, आप ये भी ज़रूर कह सकते हैं कि अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जो भी हमारे पास में, ठीक है ना, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि हमारे लिए जो बॉन्ड लेंथ होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे एटम्स उतने क्लोज आ जाएंगे और बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी हो जाएगी। तो हम बॉन्ड लेंथ भी कंपेयर कर देंगे यहाँ से कि भाई हमारे पास में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। चलो, हमने बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पर बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर लिया। अच्छा, व्हाट अबाउट बॉन्ड एनर्जी? भाई हमारे पास में बॉन्ड एनर्जी भी तो होगी। तो मैं कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर कह सकता हूँ कि भाई जो भी बॉन्ड एनर्जी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। मुझे लगता है ऐसा लिखने में कोई एतराज़ नहीं है। भाई बॉन्ड एनर्जी क्या है, जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। तो जहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होंगे वहाँ पे जाहिर सी बात है हमें क्या ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उन्हें तोड़ने के लिए। इसलिए मैंने कहा कि जो भी बॉन्ड एनर्जी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, वो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर ऐसा है तो मतलब एक तो वही सिंपल हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं
कि भाई अगर मान लो मेरे पास में डबल, ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड एनर्जी हमें मालूम है भाई ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा हो जाएगी। भाई जाहिर सी बात है 3 बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। लेकिन फिर यहाँ पे भी वही कहानी आ जाएगी कि अगर बाई चांस बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो गए तो क्या बॉन्ड एनर्जी भी बराबर होगी? नहीं। मैंने कहा अगर ऐसा होगा तो भाई जाहिर सी बात है हर सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सेम होनी चाहिए, जबकि प्रैक्टिकली आप सभी जानते हो ऐसा नहीं होता है। तो मैंने कहा मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाएंगे तो बॉन्ड एनर्जी सेम नहीं होगी। बॉन्ड एनर्जी किस चीज़ पर डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, आप दोनों पर कह सकते हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर हमारे पास में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि बॉन्डिंग तो मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो आप ये कह सकते हैं उस केस में बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी? हमारे लिए ज़्यादा होगी। ठीक है ना? एंटी बॉन्डिंग में जस्ट उल्टा कर दिया जाएगा उसका। तो मैं इस बात को भी लिखता हूँ, लिखने वाली बात यह है कि इफ़ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम then if bond order is same then bond energy is directly proportional to number of bonding electrons, या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमने ये बात भी समझ ली कि अगर बाई चांस बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया तो हम बॉन्ड एनर्जी को कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा जहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होंगे वहाँ बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाएगी। और आप उल्टा कह सकते हैं कि भाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होंगे तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, एक पर्सनल राय देना चाहूँगा, वो ये है कि फर्स्ट कंसीडर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब मेरी सलाह आपसे ये थी कि अगर बाई चांस मान लो मुझे बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करनी है तो मैंने कहा वैसे तो दोनों तरीके हैं भाई, मैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे देखूं या एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे देखूं, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम पहले क्या देखें? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के नंबर देखें। ठीक है ना? क्योंकि बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा फेवरेबल फैक्टर है। तो आप पहले मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के नंबर देख लो, उसके बेसिस पे कंपेयर कर लो। मतलब नहीं बात बन रही है तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के भी नंबर देख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस देखो हम कहीं ना कहीं ये एक बात ज़रूर कह सकते हैं कि भाई अगर हमें बॉन्ड एनर्जी मालूम है तो क्या हम स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं? बिल्कुल भाई, जाहिर सी बात है जिस बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी भी तो ज़्यादा होगी। तो मैं कहीं ना कहीं ये कह सकता हूँ कि भाई जिस बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा है उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। तो स्टेबिलिटी भी हम कहीं ना कहीं किससे रिलेट करा सकते हैं? स्टेबिलिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर मान लो मुझे कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाए और मुझे उस मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर, मतलब ठीक स्टेबिलिटी कंपेयर करनी पड़ी डिफरेंट, तो हम कंपेयर कर देंगे उन मॉलिकुलर आयंस के लिए क्या होगा? सिंपल बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पर हम स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। अच्छा एक बात और है, बात यह है कि चलो ठीक है हम स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पर कंपेयर करेंगे। मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ। पॉइंट यह है कि हायर दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in bonding molecular orbital, more will be the stability। शायद ये बात ठीक लग रही होगी आपको। मेरा आपसे कहना है कि भाई जितने ज़्यादा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। भाई ये बात आप समझ रहे हैं कि भाई बॉन्डिंग का काम ही है स्टेबिलिटी को बढ़ाना। तो अगर बॉन्डिंग के नंबर बढ़ गए तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मोर विल बी द स्टेबिलिटी। सिमिलरली मैं ये कह सकता हूँ
कि हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेसर विल बी दी स्टेबिलिटी। ऐसा लिखने में भी कोई एतराज़ नहीं है कि भाई अगर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ गए तो आप बिल्कुल ये बात जानते हैं कि भाई एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी उल्टा क्या होगी, कम हो जाएगी, कि भाई एंटी बॉन्डिंग वाले तो आप ये कह सकते हैं स्टेबिलिटी को कम ही करते हैं। तो इसीलिए हमने देखा कि भाई बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़े तो स्टेबिलिटी क्या हुई, हमारे लिए बढ़ गई, और अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़े तो हमने देखा कि स्टेबिलिटी हमारे लिए क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है ना। तो हम जो है यहाँ तक की बातों को देख पा रहे हैं कि भाई ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन खूब पूछे भी जाते हैं। कभी डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर का कंपेरिजन पूछ लिया जाता है, कभी है ना बॉन्ड एनर्जी पूछ ली जाए, स्टेबिलिटी पूछ ली जाए, बॉन्ड लेंथ पूछ लिया जाए। मैंने कहा ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम लोगों से रेगुलरली पूछे जाते हैं, तो हम यहाँ से आराम से डिस्कस कर पाएंगे, बता पाएंगे हमारे लिए क्या होगा। इस पर बेस्ड हम अभी क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस जो हमें इस पर बेस्ड मिलेंगे, उनके बारे में डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले एक और छोटी सी बात बता देता हूँ, एंड दैट इज़ अबाउट मैग्नेटिक नेचर। तो ये बहुत सिंपल टर्म है, आप सभी ने बचपन से पढ़ रखे हैं। दो टर्म हम पढ़ते हैं यहाँ पे, वन इज पैरा मैग्नेटिक एंड अदर वन इज डाया मैग्नेटिक। और हम जानते हैं कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हैं तो वो हमारे लिए डाया मैग्नेटिक कहलाता है, वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिपेल किया जाता है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉन जीरो हैं तो वो स्पीसीज हमारे लिए पैरा मैग्नेटिक कहलाती है, और हम कह सकते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट की जाती है। तो हमें ये भी पूछता है कि भाई हमारे पास में वो स्पीसीज पैरा मैग्नेटिक है या डाया मैग्नेटिक है, तो वो भी हम आराम से बता देंगे। तो मैंने कहा कि जैसे लिखा हुआ है कि इफ ऑल दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन अ मॉलिक्यूल आर डबली ऑक्युपाइड, द सबस्टेंस इज डायामैग्नेटिक repelled by the magnetic field, for example N2 molecule. However, if one or more molecular orbitals are single occupied, it is paramagnetic, ठीक है ना, attracted by magnetic field, for example ऑक्सीजन। तो मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है, हम जानते हैं कि भाई हमारे पास में जो भी डायामैग्नेटिक स्पीसीज होते हैं, मैंने कहा डायामैग्नेटिक स्पीसीज के लिए मैं कह सकता हूँ कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हैं, जीरो, तो हमारे लिए डायामैग्नेटिक हो गया। दूसरा उसने कहा पैरामैग्नेटिक, तो हम कह सकते हैं भाई पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर नॉन जीरो होते हैं, ठीक है ना, एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो स्पीसीज हमारे लिए क्या कहलाएगी, पैरामैग्नेटिक कहलाएगी। ठीक है, तो ये भी हम पहचान लेंगे कि भाई हमारे लिए डायामैग्नेटिक क्या होगा, पैरामैग्नेटिक क्या होगा। अब बात आती है हमारे पास में कि भाई हमें ये बात समझ में आई थी कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन शो किए थे, और उनके लीनियरली कंबाइन होने की वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने थे, जो दो तरह के थे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे। याद है हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक टर्म सुना होता है, नोडल प्लेन। हम सभी जानते हैं भाई वो प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, उस प्लेन को हमने आज से पहले नोडल प्लेन का नाम दिया था, वो प्लेन हमारे लिए नोडल प्लेन कहलाया। तो मतलब वहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है ना। किसी भी सब सेल में कितने मतलब नोडल प्लेन होंगे वो सब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि भाई नोडल प्लेन जो होते हैं वो एजीमुथल क्वांटम नंबर के ही बराबर होते हैं। ऐसे ही मैंने कहा हम ये देखना चाहते हैं कि भाई हमारे पास में जो भी एंटी बॉन्ड है ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, आइदर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, उनमें नोडल प्लेन किस तरह से होंगे, हमें ये डिस्कस करना है। देखो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास में ये 1s और ये 1s है, ये दोनों अगर कंबाइन करते हैं, ठीक है ना, तो मैंने कहा यहाँ से सिग्मा 1s बनता है। अगर मान लो हमारे पास 2s और 2s कंबाइन करते तो सिग्मा 2s बनता, बस इतना ही होता। बात बनेंगे दोनों बिल्कुल सिमिलरली। आप ही देख सकते हो यहाँ पे कोई नोडल प्लेन नहीं है, मतलब मैं इधर जो है वो नोडल प्लेन के नंबर लिखूंगा,
नोडल प्लेन के नंबर में लिख रहा हूँ, तो हम ये कह सकते हैं जो सिग्मा 1s है या सिग्मा 2s, दोनों में ही नोडल प्लेन के नंबर क्या है, 0। मतलब अगर हम उसे अलग से नोट करें तो मैं यहाँ लिखता चलूँगा। मैंने कहा जैसे सिग्मा 1s होता या सिग्मा 2s होता, उसमें नोडल प्लेन के नंबर मुझे कितने मिलते, 0। ठीक है ना। ऐसे ही मैंने कहा जैसे हमारे पास में अगर 1s और 1s कंबाइन तो कर रहे हैं लेकिन डिस्ट्रक्टिव, तो वहाँ से सिग्मा स्टार 1s बनेगा, ऐसे ही सिग्मा स्टार 2s होगा। तो आप भी कह सकते हैं भाई इसका शेप इस तरह से है, और जब मेरे पास में इस तरह का शेप होगा तो ये बीच वाली जो जगह है भाई, यहाँ से अगर एक प्लेन पास कर दिया जाए तो आप जानते हैं भाई ये जो पॉइंट है यहाँ तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, क्योंकि ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। और मैंने कहा यहाँ से जब हमने प्लेन पास कर दिया तो अब इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं भाई ये प्लेन हमारे लिए क्या होगा, नोडल प्लेन होगा। मतलब समझ रहे हो ना कि ऑर्बिटल जो है वो ऐसी है भाई, इस तरह से एक लोब है और एक लोब इस तरह से है। तो अगर मैं ये वाला प्लेन ले लूँ तो इस प्लेन पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, इसलिए ये प्लेन मेरे लिए क्या पढ़ा जाएगा, नोडल प्लेन पढ़ा जाएगा। तो इसमें एक नोडल प्लेन है जो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, तो हमें पता चल गया कि भाई इसमें कितना हुआ, एक नोडल प्लेन आ जाएगा। अब ऐसे ही जैसे मान लो हमारे पास 2px और 2py है, ये अगर ठीक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जाएंगे तो हमें मालूम भाई यहाँ से पाई 2px मिलेगा। इसमें आप देखोगे भाई ये हमारे पास में ठीक है, मतलब एक साइन प्लस एक को माइनस कह दिया, तो देखो ये प्लेन है, ये बीच में से आप देख सकते हो एक लाइन हम पास कर सकते हैं जिस पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी। तो आप भी कह सकते हो भाई इस केस में भी हमारे पास नोडल प्लेन कितना होगा, 1 रहेगा। मैंने कहा ऐसे ही हम अगर ठीक है जो 2pz और 2pz को अगर कंबाइन करेंगे तो सिग्मा 2pz बनेगा, है ना, ये सिग्मा 2pz फॉर्म हो जाएगा। तो आप देखो उसमें नोडल प्लेन कितने, एक प्लेन ये हमारे पास में और एक प्लेन ये, तो हम देखेंगे भाई 2 नोडल प्लेन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ऐसे ही मैंने कहा अगर px और py जो है वो एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं, पाई स्टार 2px बनाते हैं, पाई स्टार 2py बनाते हैं, तो 2 नोडल प्लेन है। आप ये देख सकते हैं भाई, मतलब उसमें जो हमने शेप लास्ट टाइम बनाई थी वो बेसिकली कुछ ऐसी थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे बताया था कि भाई हमारे पास में इस तरह का हमें जो है वो शेप नज़र आएगा, है ना, हमारे लिए इस तरह का शेप था, ये शेप था पाई स्टार। तो आप ये कह सकते हैं भाई एक प्लेन ये होगा और एक प्लेन ये होगा। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो नोडल प्लेन हमारे पास में कितने हैं, 2 हैं। ऐसे ही मैंने कहा अगर हमारे पास में सिग्मा स्टार 2pz हम ले लें तो सिग्मा स्टार 2pz में आप देखोगे 3 नोडल प्लेन है आपके पास में, ठीक है ना। मतलब सिग्मा स्टार 2pz जो है वो इस तरह का है, इस तरह से है। तो एक नोडल प्लेन इस पॉइंट से मिल जाएगा, एक जो है वो आपको इस पॉइंट से मिल जाएगा, एक इनके बीच से पास कर जाएगा। तो 3 प्लेन ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो आप ये कह सकते हैं भाई हमारे पास में क्या 3 नोडल प्लेन होंगे, ठीक है। तो हम ध्यान रखेंगे कभी कभी नोडल प्लेन के नंबर भी हमसे पूछे जाते हैं, जैसे इसका क्वेश्चन जो रिसेंटली 2018 में एक बार पूछा गया है, 2018 में इसका नोडल प्लेन का क्वेश्चन आ चुका है नीट के एग्ज़ाम में। तो मैंने कहा जैसे हमें पता चला कि सिग्मा 1s से सिग्मा 2s में 0 नोडल प्लेन होते हैं, ऐसे ही मैंने कहा सिग्मा स्टार 1s ले लिया जाता है या सिग्मा स्टार 2s ले लिया जाता है, उसमें एक नोडल प्लेन है। मैंने कहा सिग्मा 2pz अगर हम ले लेते और सिग्मा स्टार 2pz, तो आपने अभी देखा कि भाई सिग्मा 2pz में हमारे पास में 2 नोडल प्लेन होते हैं, है ना, और जो सिग्मा स्टार होता है उसमें 3 नोडल प्लेन होते हैं। उसके बाद में मैंने कहा अगर मैंने पाई 2px ले रखा है या पाई 2py ले रखा है, तो आप देख सकते हो भाई पाई 2px में एक नोडल प्लेन और उतना ही पाई 2py में होगा। और अगर मैंने जो है वो पाई स्टार 2px ले रखा है और पाई स्टार 2py ले रखा है, तो वहाँ पर नोडल प्लेन आप देख लो, पाई स्टार वाला ये केस है तो उसमें 2। तो ये हमारे पास में नोडल प्लेन के नंबर रहेंगे। तो मैंने कहा हम ध्यान रखेंगे भाई, हो सकता है कि हम स्ट्रक्चर भूल जाएं, मे बी पॉसिबल, तो हम जो है
नोडल प्लेन के नंबर ज़रूर ध्यान रखेंगे भाई हमारे पास में नोडल प्लेन के नंबर क्या हो। ठीक है, चलिए तो हमने ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि एमओटी में जो थ्योरेटिकल पोर्शन था कि भाई एमओटी है क्या है ना, क्यों यूज़ की जाती है, क्या पैरामीटर्स हैं, कौन से फीचर्स हैं जो इसमें डिस्कस करने चाहिए थे, मतलब वो सारे पॉइंट्स आप कह सकते हैं हमने अभी तक डिस्कस कर लिए। चलिए तो बारी है कि इसके क्वेश्चंस देखे जाएं कि भाई कैसे आते हैं। नेक्स्ट इज एमओटी फॉर होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। तो वो एमओटी ना दोनों के लिए वैलिड होती है, होमोन्यूक्लियर स्पीसीज के लिए भी एमओटी लगती है और हेट्रोन्यूक्लियर स्पीसीज के लिए भी एमओटी लगती है। पहले मैं होमोन्यूक्लियर डिस्कस करूंगा, फिर हेट्रोन्यूक्लियर डिस्कस करूंगा। होमोन्यूक्लियर तो समझते हो ना, होमोन्यूक्लियर का मतलब होता है सेम न्यूक्लियस, और सेम न्यूक्लियस कब मिलेगा, जब सेम एटम कंबाइन करेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे मॉलिक्यूल जहाँ पे दोनों एटम सेम होते हैं, जैसे H2, N2, O2 है ना, यहाँ दोनों एटम सेम है, एक ही हैं, तो इसीलिए इसको बोला गया ये हमारे लिए क्या कहलाया, होमोन्यूक्लियर स्पीसीज। चलो हम एक काम करते हैं, मैं आपको होमोन्यूक्लियर स्पीसीज के बारे में बताता हूँ बारी बारी से। सबसे पहले H2 कंसिडर किया जाए। मुझे मालूम है H2 में अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो हम जानते हैं भाई एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो यह आ जाएगा सिग्मा 1s2। मतलब मैं अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करूंगा तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग तो कोई है ही नहीं, बाई 2, तो आप ये कह सकते हैं भाई बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर 1 होने का मतलब है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड रहा होगा। बाकी अगर हम बात करें इसके पैरा या डाया मैग्नेटिक की, तो आप ये देख रहे हैं कि भाई इसके पास में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और मैंने कहा अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये स्पीसीज हमारे लिए कैसी होगी, डाया मैग्नेटिक होगी। तो अब मैं ऐसे ही कुछ स्पीसीज लिखता जाऊंगा और हम उनमें क्या क्या करेंगे, उनके लिए हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट क्या करेंगे और उसका डाया मैग्नेटिक या पैरा मैग्नेटिक होने की हम बात भी करेंगे। ठीक है, अगर मान लो मैं हाइड्रोजन का कोई मॉलिक्यूलर आयन ले लूँ, सपोज करो मैंने H2 प्लस ले लिया। H2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा हमारे पास में भाई, एक इलेक्ट्रॉन होगा। एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s1 होगा। अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो यह आ जाएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग जो कि 0 है, डिवाइडेड बाई 2, तो आप ये कह सकते हैं इट इज़ 1/2 और 0.5। ठीक है ना। हम अगर बात करें इसके डाया या पैरा मैग्नेटिक की, तो हम ये देख रहे हैं 1s1 मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन है भाई, जाहिर सी बात है अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड है तो मैंने कहा ये स्पीसीज हमारे लिए कैसी होगी, पैरा मैग्नेटिक हो जाएगी। ठीक है, लाइकवाइज मान लो मैंने H2 माइनस ले लिया, मुझे मालूम है H2 माइनस में कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो हम उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, वो क्या होगा हमारे लिए, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s1। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करूँगा तो हम क्या पाएंगे भाई, बॉन्ड ऑर्डर इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो कि 2 हैं, एंटी बॉन्डिंग जो कि 1 है भाई, स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग होते हैं, तो ये भी कितना हमारे लिए 1/2 आ गया या 0.5 आ गया। बाकी रही बात इसके पैरा या डाया मैग्नेटिक की, तो हम ये देख सकते हैं भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, और हम सभी जानते हैं भाई अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है तो वो हमारे लिए क्या पढ़ा जाएगा, पैरा मैग्नेटिक पढ़ा जाएगा। तो ये पैरा मैग्नेटिक हो गया। अब अगर मान लो मैं आपसे कहता कि भाई हम जो है इन तीनों स्पीसीज़ के बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो हमें मालूम है कि भाई बॉन्ड ऑर्डर में सबको दिख रहा है कि भाई H2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, तो मैंने कहा H2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है। बाकी हम ये देख सकते हैं कि भाई H2 प्लस और H2 माइनस, भाई इन दोनों के बॉन्ड ऑर्डर बराबर हैं, 0.5 और 0.5 है। अच्छा, मुझे अगर बॉन्ड ऑर्डर मालूम है तो मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, भाई देखो बॉन्ड लेंथ मुझे मालूम है बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्स चलता है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, ये तो तय हो गया।
हमें मालूम है भाई H2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, मतलब इसको सबसे लास्ट में रख दिया। अब बात आती है H2 प्लस और H2 माइनस की। इनके बॉन्ड ऑर्डर तो बराबर हैं भाई, दोनों के बॉन्ड ऑर्डर 0.5 और 0.5 है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर बराबर हैं तो क्या इनकी बॉन्ड लेंथ भी बराबर होंगी भाई? नहीं होंगी। मैंने आपसे कहा था बॉन्ड ऑर्डर बराबर हों, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि बॉन्ड लेंथ भी बराबर होंगी। बॉन्ड लेंथ बदलेंगी, बॉन्ड लेंथ अलग होंगी। फिर हमने कैसे देखने का तरीका बनाया था? हमने तरीका बनाया ऑन द बेसिस ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस से दूर शिफ्ट हो जाएगी, और जब न्यूक्लियस से दूर शिफ्ट हो जाएगी तो आप कह सकते हैं वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो अब इन दोनों में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं भाई। H2 प्लस में 0 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और H2 माइनस में 1 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, इसीलिए मैंने कहा H2 माइनस की ज़्यादा हो जाएगी इन कंपेरिजन टू H2 प्लस। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ गया। मुझसे कहा जाता है कि भाई आप ना बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताओ इनके। तो हम जानते हैं भाई बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर वही होता है जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर होता है। तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है इसलिए उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अब फिर वही सेम मसला आ गया कि भाई इन दोनों की बॉन्ड लेंथ, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर बराबर है तो बॉन्ड एनर्जी बराबर होगी? नहीं होगी। मैंने आपसे कहा कि फिर नहीं होगी। फिर आप जानते हो कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चेक कर लेते हैं या एंटी बॉन्डिंग कोई भी देख लेते हैं। तो सिंपल है भाई, जाहिर सी बात है, जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग की हम बात करेंगे तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और अगर किसी मॉलिक्यूल में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो मैंने कहा अगर स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो हम बिल्कुल कह सकते हैं भाई हमारे पास में जो बॉन्ड एनर्जी है वो किसकी ज़्यादा होगी, H2 प्लस की ज़्यादा हो जाएगी। और उसके बाद में क्या होगा, H2 माइनस। भाई H2 माइनस में तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ गए, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करेंगे, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को कम कर देंगे, इसीलिए हमने कहा कि भाई ये होगा। इवन हम दूसरा एक और प्रॉपर्टी जिसको दिमाग में ला सकते हैं, अगर आपको याद हो तो आप याद करो, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक बात पढ़ी थी कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है और एंटी बॉन्डिंग की बढ़ जाती है। और हमने ये भी देखा था कि हमारे पास में जो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी है वो ज़्यादा अमाउंट से बढ़ती है, मतलब एंटी बॉन्डिंग का जो डिस्टेबलाइजेशन होता है वो बॉन्डिंग के स्टेबलाइजेशन से ज़्यादा हुआ करता है। इसलिए हम एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को देखें और हमने देखा कि भाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के नंबर हमारे पास में ज़्यादा, तो उस केस में क्या, स्टेबिलिटी कम, मतलब बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। अच्छा हाँ, ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है। अगर मान लो मुझसे कहा जाता है कि आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है वही स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। इसीलिए हमने कहा कि भाई H2 प्लस एंड H2 माइनस वो सेम लिख दिया जाए। तो अब मुझे मान लो कोई भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दे दिए गए और उनके लिए हमने अप्लाई कर दिया। अच्छा देखो, जैसे होमो न्यूक्लियर में भी हम जो MOT पढ़ते हैं ना, वो डाई एटॉमिक के लिए पढ़ते हैं, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, इनके लिए MOT नहीं पढ़ी जाती है। MOT जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए वैलिड हुआ करती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समझ में आ रहा है आपको कि भाई हमने जो है किस तरीके से इन मॉलिक्यूल की बात की है, किस तरीके से हम जो इनको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। चलिए और भी चीज़ें देखते हैं और मॉलिक्यूल देखते हैं। जैसे हमारे पास में हीलियम 2 ले लिया जाए। आप सभी को मालूम है हीलियम 2 में कितने होंगे भाई, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, तो यह आ जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। मैंने कहा मैं अगर इसके बेसिस पर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करूँगा तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं और एंटी बॉन्डिंग भी 2 हैं, डिवाइडेड बाई 2, तो आप देख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर 0। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था अगर किसी भी स्पीसीज़ का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे भाई वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बिल्कुल साफ है कि हमने कह दिया कि भाई मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, और ये साल पूछा भी गया था और उसने ऑप्शन बना के दे दिए थे कि भाई कौन सा एग्जिस्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा, तो हम बता दिया कि भाई मॉलिक्यूल ये वाला ऐसा है जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, जैसे मैं इसका एक मॉलिक्यूलर आयन लेता, ठीक है, मतलब ये थ्योरेटिकल बात हो रही है, प्रैक्टिकली ऐसा होगा या नहीं ये अलग बात है। ठीक है ना, मैंने कहा जब He2 एग्जिस्ट नहीं करता है प्रैक्टिकली, तो He2 प्लस भी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन थ्योरेटिकली हम जानना चाहते हैं कि क्या ये एग्जिस्ट कर सकता है। तो बात ये आती है कि भाई इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1।
मतलब हम अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर चेक करेंगे तो वही बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आ जाएगा। अगर 0.5 आ जाएगा तो आप ये कह सकते हैं भाई बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 है, तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है। मैंने कहा ये बात हमने किस बेसिस पर कही है, थ्योरेटिकली कही है कि हाँ भाई ये मॉलिक्यूल हो सकता है एग्जिस्ट करे, है ना। प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैंने कहा थ्योरेटिकली मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई ये मॉलिक्यूल क्या है, एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे Li2 है, ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, Li2 में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मैंने कहा अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा 2s2। अब अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग गिन लें तो 2 ये हैं और 2 ये हैं, टोटल 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो हमने देखा कि भाई हमारे पास में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, जो स्टार वाले होते हैं वो 2 हैं बाई 2, तो हम कह सकते हैं भाई 4 - 2 = 2, 2/2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। भाई बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, तो मैंने कहा कि भाई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो आप ये बात कह सकते हैं कि Li2 एग्जिस्ट, मे एग्जिस्ट, लेकिन एक बात है, एग्जिस्ट ओनली इन गैसियस स्टेट। Li2 मैंने कहा एग्जिस्ट कर सकता है मोटी थ्योरी के हिसाब से, लेकिन एक और बात है कि अगर Li2 एग्जिस्ट करेगा भी तो सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट में करेगा, वैसे नहीं करेगा। चलो जैसे अगला स्पीसीज लेते हैं B2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भैया, 8 हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, 0। भाई कैलकुलेट गिन लो, बॉन्डिंग वाले कितने हैं, 4, 2 और 2 4, एंटी बॉन्डिंग वाले स्टार वाले 2 और 2 4, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया तो हम सभी जानते हैं कि भाई डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो ये मॉलिक्यूल जो है हमने कहा कि भाई एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई बात नहीं है भाई, नहीं करेगा तो ना सही। चलो अगला स्पीसीज हम लेते हैं B2। B2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। आप सभी को याद होगा कि भाई लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन की कहानी है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है पाई 2px = पाई 2p एंड सिग्मा 2pz। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन भर गए। मैंने आपसे बताया था कि ये दोनों हमारे लिए डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं, और अगर डीजनरेट ऑर्बिटल हैं तो मुझे क्या करना होगा भाई, हुंस रूल को फॉलो करना होगा। तो जो इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल होंगे वहाँ इलेक्ट्रॉन को एक एक करके भरना पड़ेगा। तो यहाँ तक हम देखेंगे हमने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, मतलब यहाँ पे 9 और 1 10, ये हमारे पास में हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब मैं अगर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करूँगा तो आ जाएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिन लें, 2 4 5 और 1 6, भाई ये सभी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिन लो, 4 स्टार वाले, भाई 2 ये और 2 ये हैं, बाई 2। तो आप ये कह सकते हैं भाई हमारे पास में ये कितना आ गया, 2/2, या बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1, ठीक है। ये बात सही है, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। तो मैं ये बात भी लिख देता हूँ कि एग्जिस्ट ओनली इन गैसियस स्टेट। भाई ठीक है, ये एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, व्हाट अबाउट पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक, वो भी तो लिख लिया जाए साथ में। तो आप ये देख रहे हो भाई यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है
और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि भाई ये स्पीसीज कैसी हो जाएगी मेरे लिए, पैरामैग्नेटिक। तो हम इस एग्जाम्पल को मतलब थोड़ा ध्यान रखेंगे कि भाई जो भी हमारे पास में B2 मॉलिक्यूल है, एक तो यहाँ से ये बात सिद्ध हो गई कि B2 मॉलिक्यूल जो है वो कैसा है हमारे लिए, पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। बॉन्ड ऑर्डर 1 आया, बॉन्ड ऑर्डर 1 आया मतलब बोरॉन और बोरॉन के बीच में एक बॉन्ड होगा। मुझे बस ये जानना है कि ये बॉन्ड कौन सा होगा, ये बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा होगा या ये बॉन्ड जो होगा ये पाई होगा। देखो अभी तक हम ये कह सकते हैं भाई हमने जो सिंपल बेसिस पर पढ़ा था बीबीटी थ्योरी के हिसाब से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से, वो ये पढ़ा था कि अगर बाई चांस एक बॉन्ड है तो सिग्मा है, दो हैं तो एक सिग्मा और एक पाई है, तीन है तो एक सिग्मा और दो पाई है। तो उस हिसाब से तो हमें ऐसा लगता है कि भाई ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड हमारे लिए कैसा होना चाहिए, सिग्मा होना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये बॉन्ड कैसा होता है हमारे लिए, पाई बॉन्ड। ये एक थोड़ी बढ़िया बात और याद रखने वाली बात है कि बोरॉन और बोरॉन के बीच में होता तो सिंगल बॉन्ड ही है, लेकिन ये बॉन्ड कैसा होता है, पाई बॉन्ड होता है। अच्छा ये बॉन्ड पाई बॉन्ड क्यों है, ये भी भाई जाहिर सी बात है, उसका भी रीज़न बिल्कुल है। आप देखो इसके पाई बॉन्ड होने का रीज़न ये है कि भाई लास्ट के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो लास्ट के दो इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट हैं, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं। इसीलिए जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा हमारे लिए, वो बॉन्ड कैसा बनेगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। तो मैं इस बात को नोट कर देता हूँ अलग से, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको भाई कि मतलब ये मैं जो मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं। तो आप एक पॉइंट नोट करेंगे, पॉइंट क्या नोट करेंगे, पॉइंट ये नोट करेंगे कि पॉइंट हमारा ये है B2 मॉलिक्यूल contains only pi bond as last two electrons are present in pi bonding मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो हम ये बात ध्यान रखेंगे कि हमारे पास जो B2 मॉलिक्यूल है उसमें जो लास्ट के ठीक है दो इलेक्ट्रॉन हैं वो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं। इसीलिए B2 मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड है वो है एक ही, लेकिन फिर भी कौन सा है, पाई बॉन्ड है। बाकी पैरामैग्नेटिक है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ये सारी चीज़ें हम देख ही ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है जो इसमें पूछा जाता है हम लोगों से। क्वेश्चन ये है कि इफ Hund's rule is not followed in B2 molecule, then find its bond order and magnetism। क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। उसने कहा कि भाई जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले B2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, भाई अभी तो हमने देखा था कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ हमने हुंड्स रूल को फॉलो किया और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एक एक करके की। उसने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए हुंड्स को भूल जाओ, है ना, उनकी बात को भूल जाओ कि भाई हुंड्स रूल कोई था, है ना, कुछ था ही नहीं, मान लो। अगर हुंड्स रूल को हम फॉलो नहीं करते हैं
तो बताओ कि भाई B2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, और साथ में ये बताओ कि जो B2 मॉलिक्यूल है उसका मैग्नेटिज्म क्या होगा। चलो कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं, अभी पता कर लेंगे। जो हमारे पास B2 मॉलिक्यूल है भाई, हम जानते हैं कि उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने कहा अगर उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो मैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखता तो ये आता सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद में मुझे मालूम है पाई 2px, पाई 2p/n, सिग्मा 2pz, ये था ना भाई। ठीक है, हमने यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 4 6 8, 2 और भरने हैं। जब हमने हुन्स रूल को फॉलो किया था तो एक एक करके भरना था भाई। जब हुन्स रूल को फॉलो ही नहीं करना है तो एक एक करके भरने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब अगर जब मैंने डायरेक्टली 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए तो चलो पहले तो बॉन्ड ऑर्डर पता कर लें। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं, तो कितने हैं, 2 4 और 2 6 भाई, ये बॉन्डिंग हो गई। माइनस एंटी बॉन्डिंग वाले गिन लेते हैं जो स्टार वाले हैं, तो 2 और 2 4 हो गए, डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने कहा हमारे पास में कितना आ गया, ये 2/2 मतलब 1 भाई। बॉन्ड ऑर्डर तो अभी भी 1 आ गया जो पहले था। व्हाट अबाउट पैरा मैग्नेटिक एंड डाया मैग्नेटिक? तो आप ये कह सकते हैं भाई इस बार तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में, तो मतलब पेयर्ड है, जाहिर सी बात है। और अगर पेयर्ड होते हैं तो स्पीसीज हमारे लिए कैसी होती है, डाया मैग्नेटिक। तो अगर हमने हुन्स रूल को फॉलो नहीं किया तो बस फ़र्क इतना पड़ गया कि जो B2 पैरामैग्नेटिक था वो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। प्रैक्टिकली तो पैरामैग्नेटिक ही होता है, ठीक। वो तो मैंने कहा एक क्वेश्चन इस तरह का अगर फ्रेम कर दिया जाए तो है कि भाई अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो क्या करना है, तो वो हमने देख लिया कि भाई हम ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम और भी कुछ मॉलिक्यूलर आयन देखते हैं। अभी हम, ठीक है, होमोन्यूक्लियर को ही चेक कर रहे हैं। जैसे C2 मॉलिक्यूल देखा जाए, आप सभी जानते हैं कि भाई C2 मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 12 हैं भाई। एक कार्बन में 6 होते हैं, 2 में हो गए 12, यही तो मैथमेटिक्स है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2p बाई सिग्मा 2pz। भर देखें, 2 4 6 8 यहाँ तक भर गए। इसका अलावा एक 9 इसमें आ गया, 10 इसमें आ गया भाई, बच गए। हमें मालूम अब पेयरिंग कर लेंगे तो इसमें एक और आ जाएगा तो 11, इसमें एक और आ गया 12। ये इलेक्ट्रॉन की हो गई। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिया ऐसे कि एक एक करके भरे के बाद में पेयरिंग की तो ये आ गया। अब मैंने कहा अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूँ तो बॉन्ड ऑर्डर क्या था, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। हम गिन लें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे लिए, 2 4 6 और 2 8, ये 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। माइनस एंटी बॉन्डिंग गिन लें कितने, 2 और 2 4, डिवाइडेड बाई 2, तो 8 माइनस 4 4 हो जाएगा, 4/2। मतलब हम कह सकते हैं भाई हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया, इसका मतलब 2 बॉन्ड होंगे। तो जो C2 मॉलिक्यूल है वो क्या है, C डबल बॉन्ड C। बात आती है डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, तो हम देख रहे हैं भाई सभी ऑर्बिटल कैसे हैं, फिल्ड हैं, फुलफिल्ड हैं। फुलफिल्ड हैं तो ये C2 मॉलिक्यूल कैसा होगा, डायामैग्नेटिक, ठीक है। अच्छा, जो C2 मॉलिक्यूल है ये भी आप कह सकते हैं गैसियस स्टेट में पाया जाता है, एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। अभी इसका सॉलिड एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई नहीं। मुझे एक बात जाननी है, बात है कि जो C2 मॉलिक्यूल है इसमें यहाँ पे 2 बॉन्ड हैं। मुझे तो बस इतना जानना है कि 2 बॉन्ड कैसे हैं। ये 2 बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है, कि दोनों सिग्मा है या दोनों पाई हैं। तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, सभी को मालूम होगी कि ये जो बॉन्ड है हमारे पास में, ये 2 बॉन्ड हैं। वैसे रूल ये कहता है कि भाई एक सिग्मा और एक पाई है, लेकिन C2 मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं पाया जाता है। C2 मॉलिक्यूल में जो दोनों बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। इवन ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में, ये क्वेश्चन आया था कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन्स ओनली सिग्मा ओनली पाई बॉन्ड, और ठीक है उसमें जो C2 मॉलिक्यूल भी था और अदर ऑप्शन भी थे। तो उसमें C2 मॉलिक्यूल को टिक करना था कि भाई ये इकलौता मॉलिक्यूल है जिसमें जो सिर्फ पाई बॉन्ड है। ये दोनों बॉन्ड पाई क्यों हैं,
अगर मैंने कहा हम इसकी बात करेंगे भाई दोनों बॉन्ड जो हैं वो पाई क्यों हैं, तो आप उस चीज़ को यहाँ से देख सकते हो। क्या देख सकते हो आप ये देख सकते हो कि भाई लास्ट वाले जो हमारे पास में 4 इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। इसीलिए मैंने कहा कि ये बॉन्ड हमारे पास में कैसे हैं, पाई है। मैं लिख देता हूँ इस बात को, इन C2 मॉलिक्यूल both bonds are pi bond as last 4 electrons are present in pi bonding मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, मैंने कहा C2 मॉलिक्यूल में भाई जो हमारे पास 2 बॉन्ड हैं वो दोनों ही पाई हैं, और उनके दोनों के पाई होने का रीज़न क्या है कि भाई लास्ट के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे लिए, ठीक है, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं भाई हमारे पास में उस बॉन्ड कैसे हैं, पाई बॉन्ड है। ठीक है भाई, चलिए कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, तो मैंने कहा मैं अगर N2 की बात करूं भाई, ठीक है, आप सभी जानते हैं भाई N2 में हमारे पास में कितने होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px इक्वल टू पाई 2p बाई सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2p बाई सिग्मा स्टार 2pz। भाई ठीक है, हमें ज़रूरत पड़े ना पड़े मैंने अभी लिख दिया कि भाई यहाँ तक हमने देख लिया कि भाई हमारे पास में ये रहेगा। अब है कि भाई मैं ठीक चलो फिलिंग कर लेता हूँ, तो 2 4 6 8 यहाँ मुझे मालूम है एक एक करके भरना है, 9 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसलिए अब पेयरिंग करा दूँ 11 12 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे आ जाएंगे 14। मुझे 14 ही इलेक्ट्रॉन थे, 14 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए। चलो मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करता हूँ। मैंने कहा अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करूँगा तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिन लूँ तो वो कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है मेरे पास में। एंटी बॉन्डिंग गिन लूँ 4 हैं, आप चेक कर लो, स्टार वाले हैं 2 और 2 ये वाले 4, डिवाइडेड बाई 2, 10 - 4 कितना हो गया, 6 बाई 2, मतलब मैंने कहा कि भाई मेरे लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3। बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एटम के बीच में 3 बॉन्ड हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये आ गया। यहाँ वही है कि एक सिग्मा और 2 पाई, जैसे ये सिग्मा और बाकी 2 पाई बॉन्ड है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब इनमें सब में BBT लगती है, बस वो BBT 2 जगह नहीं लगती है, वो B2 और C2 मॉलिक्यूल में बाकी सब जगह लगती है। बात रही पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, तो हम देख रहे हैं भाई लास्ट ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, तो हमारे लिए ये कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। बस यही बताना था कि भाई हमारे लिए पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर हमने बताई था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं इसका एक मॉलिक्यूलर आयन ले लेता हूँ, N2+। भाई ठीक है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया तो 13 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब मैंने कहा अगर ऐसा है तो चलो 13 इलेक्ट्रॉन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px पाई 2p बाई सिग्मा 2pz। 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भर गए थे भाई, इनमें वही हुंडसुल को फॉलो करेंगे, 9 10 11 12, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आ गया 13। अगर हमें इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है
तो ये आ जाएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं, 9 है हमारे पास में, माइनस एंटी बॉन्डिंग 4 है बाई 2, तो 9 माइनस 4 5/2। आप ये कह सकते हैं भाई बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2.5 हो गया। मैंने कहा अगर हम ये देखें कि भाई डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, तो हम बिल्कुल साफ शब्दों में कह सकते हैं भाई लास्ट वाला ऑर्बिटल देखो कैसा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन रखता है, इसका मतलब मैंने कहा ये हमारे लिए क्या होगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। कोई बात नहीं है भाई, बना रहने देते हैं, ठीक है ना, यही पता करना था। मान लो मैं इसका एक और मॉलिक्यूलर आयन ले लूँ N2 माइनस, N2 माइनस में 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई ठीक है, मैं 15 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ। तो मैंने अगर 15 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो ये आ जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px, पाई 2p बाई सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2p बाई। यहीं तक लिख ले रहा हूँ, इतनी ज़रूरत है मुझे। मैंने कहा मैं अगर 15 इलेक्ट्रॉन के लिए भरूंगा तो 2 4 6 8 यहाँ तक भर गए, 9 10 11 12, उसके बाद में आगे 2 14, एक इसमें आ गया 15। तो ये 15 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई। मैं अगर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करूं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, वही नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनने 2 4 6 8 और 2 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले गिन लो 5 हैं, बाई 2। तो हमने देखा कि भाई इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2.5। रही बात डाया या पैरा की, तो हम देख रहे हैं भाई लास्ट वाला ऑर्बिटल कैसा है, और हमारे पास ठीक है कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, तो हमें पता चल गया कि भाई ये स्पीसीज कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पता चल गया हमें ये। तो हमने ये देखा कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर तो 3 है, और उसके बाकी जो दो मॉलिक्यूलर आयन हमने बनाए N2 प्लस और N2 माइनस, उन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2.5 है। N2 हमारे लिए डायामैग्नेटिक स्पीसीज है, और बाकी मैंने कहा N2 प्लस और N2 माइनस हमारे लिए क्या है, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। हो सकता है अभी आप अपने मन में एक बात सोच रहे होंगे, बात है कि आपको लग रहा होगा कि मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत लिख दिया। आप ये बात ज़रूर सोच रहे होगे जब मैं लिख रहा हूँ कि अच्छा गलत लिख दिया, ये तो भूल गए कि ये 15 इलेक्ट्रॉन और 15 इलेक्ट्रॉन के लिए तो हमने अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, वो वाला हमें लिखना चाहिए था। नहीं, ये गलती आप कभी भी भूल के नहीं करोगे। बेसिकली जो N2 माइनस है, भाई N2 माइनस बनेगा किससे, बनेगा तो N2 से ही ना। आप एक बात बताओ, अगर N2 माइनस N2 से बनेगा तो जाहिर सी बात है N2 जो है हमारे पास में, उसी में तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगा जो N2 का होता है, बस एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ था, इसलिए पाई स्टार 2px में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया गया। ठीक है ना। तो आप मन में ये नहीं सोचोगे कि ये मैंने गलत लिख दिया, गलत नहीं लिखा है। मैंने ही आपको पढ़ाया था कि अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर जो है 14 से ज़्यादा होते हैं तो हम एक दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अडॉप्ट करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस में लगता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगता है O2 F2 इस तरह के स्पीसीज में एप्लीकेबल होता है। भाई यहाँ जो N2 माइनस है वो N2 माइनस तो N2 से ही बन रहा है, और N2 से बन रहा है तो जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐड होगा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में किसका होता है, N2 का हुआ करता है। इसीलिए मैंने N2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था उसी में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके चीज़ों को बता दिया। आप किसी भी बुक में ढूंढ लेना, हर बुक में आपको N2 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही लिखा मिलेगा जो मैंने आपको लिखा है। तो ये गलती नहीं करनी है, और यहाँ समझना भी नहीं, मतलब इस बात को नहीं सोचना है कि मैंने गलत लिखा दिया। आपकी सोच गलत हो सकती है, मैंने आपको जो लिखा है वो एकदम ठीक लिखाया हुआ है। ठीक है, चलो हमें ये देख लिया कि भाई हमारे पास में जो भी ठीक है N2 प्लस और N2 माइनस है,
एक काम करते हैं, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, इनके लिए आप लिख लेते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहता कि भाई मुझे बॉन्ड ऑर्डर की बात करनी है, तो अभी हमने देखा कि भाई सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर तो N2 का है, उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अब हमने देखा कि भाई हमारे पास में जो N2 प्लस और N2 माइनस है, उन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। देख लो आपने, भाई N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर भी 2.5 और N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर भी 2.5 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात आती है बॉन्ड लेंथ की। अगर मैंने कहा हम बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो इतना तो हमें समझ में आता है कि भाई जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगी। अब ये दो स्पीसीज में आपस में कंपेयर करना है, तो वही एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चेक कर लेंगे। आप देख लो N2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, तो N2 माइनस और N2 प्लस आ जाएगा। तीसरी बात आती है बॉन्ड एनर्जी की। तो हमें मालूम है कि भाई बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो बॉन्ड ऑर्डर को फॉलो करती है, इसलिए जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो गई। अब N2 प्लस और N2 माइनस में दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो हमने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देख लिए। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखे तो हमें पता चल गया कि भाई N2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए उसका बॉन्ड एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि भाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो स्टेबिलिटी को कम करते हैं। मैंने कहा अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करता तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ भाई स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होता है वही तो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। तो हमने देख लिया कि भाई हमारे पास में ये आ जाए। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे इन मॉलिक्यूलर आयंस में ये चीज़ें कैलकुलेट कराई जाएँ तो मैं आराम से कैलकुलेट कर दूंगा कि भाई हमारे लिए ये सारी बातें इस तरह से कंक्लूड की जा सकती हैं। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से। क्वेश्चन ये है कि व्हेन N2 converted into N2 plus, then पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px सिग्मा स्टार 2pz पाई 2p बाई। बहुत सिंपल है। हमने कहा कि भाई जब N2 प्लस में कन्वर्ट हुआ तो हमने एक इलेक्ट्रॉन कम किया, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल से कम हुआ, तो आप हालांकि देख चुके हो भाई, आपको मालूम है ये N2 और ये N2 प्लस है, तो आपने जो एक इलेक्ट्रॉन कम किया वो सबसे बाहर वाली सेल से ही सिंपल है कम होगा, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो कम किससे हुआ, सिग्मा 2pz से। ठीक है, तो वही हमें टिक कर देना है। हमने पूछा कि भाई किससे कम हुआ, तो हमने कह दिया भाई सिग्मा 2pz से कम हो गया। इसी में मान लो मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर, और मैं ऑप्शन देता बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट, डी नन। तो इससे आसान क्या होगा भाई, सभी को मालूम है कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 है और N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2.5 है, तो सिंपल हम कह सकते हैं भाई बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर गया। अच्छा, इसी में तीसरा क्वेश्चन मैं पूछ लूँ आपसे कि बॉन्ड लेंथ है ना, और ऑप्शन वही देता मैं आपको कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस है ना, या फिर मैं कहता कि बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट। तो इतना आसान क्वेश्चन है आप लोगों से पूछा जा रहा है। भाई हमें मालूम है बॉन्ड ऑर्डर, अगर लेंथ की बात करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ है इसलिए बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है, तो हमें मालूम है कि भाई बॉन्ड लेंथ क्या होगा उस केस में इंक्रीज कर जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लेते हैं। चलिए, तो हमने आज जो है N2 तक के मॉलिक्यूलर स्पीसीज देख लिए। ठीक है, अगले लेक्चर में हम अदर और मॉलिक्यूलर स्पीसीज की बात करते हैं। अभी MOT का जो और बाकी कहानी है उससे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आप तब तक इस लेक्चर को नोट करिए, इसे देखिए, बाकी अगले लेक्चर में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे।